हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहेवियरलिज्म इन ज्योग्राफी। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने बात की क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म के इम्पैक्ट इन ज्योग्राफी पे। अब इसी के साथ जो काउंटर रिवोल्यूशंस हो रहे थे उसकी बात अब यहाँ से शुरू होती है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के इस हिंदी वर्जन के सीरीज में। इंग्लिश में वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो बिहेवियरलिज्म इन ज्योग्राफी से ज्योग्राफी में क्या बदलाव आया, इसमें कौन से मेथड्स का डेवलपमेंट हुआ और उसने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर को कैसे इन्फ्लुएंस किया से लेके उसकी क्रिटिसिज्म तक, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप आखिरी तक इस वीडियो को देखिए। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जाम, तो आप ये कोर्सेज हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे जाके ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कंटेंट की आवश्यकता है, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए डेडिकेटेड वेबसाइट है geographyebooks.com, और इन दोनों वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में बिहेवियरलिज्म इन ज्योग्राफी। तो जैसा कि अब तक हमने पिछले वीडियो में देखा, राइज ऑफ पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में उसने क्या जोर दिया था, साइंटिफिक लर्निंग के ऊपर ऑफ नॉलेज, और क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा मेथोडोलॉजी में क्या था, जोर था ज्योग्राफी में, ज्योग्राफर्स का उस समय पे। तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या था कि स्पेस जो है वो आइडियल होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब स्पेस पे हर पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, राइट। और इंसान जो होता है, मैन जो होता है, उसका नेचर इकोनॉमिक होता है, यानी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर ही होता है, उसको हमेशा ही प्रॉफिट बेस्ट चाहिए। और डिसीजन मेकिंग जो कि बिहेवियर है वो उसका हमेशा रैशनल होता है, परफेक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होता है। बट ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किनका मानना था, ये पॉजिटिविस्टिक मॉडल्स के फॉलोअर्स का मानना था, जो पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी में बिलीवर्स थे उन स्कॉलर्स का मानना था। तो इसमें क्या चीज छूट रहा था, इसमें जो छूट रहा था वो था नॉर्मेटिव वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स, राइट, इमोशंस। और इस सारी चीजों को इंसान हमेशा संजो के रखता है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी इमोशनलेस, ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी जस्ट ऑफ अ रैशनल बिहेवियर एवरी टाइम एंड ऑब्जेक्टिव बिहेवियर एवरी टाइम। तो क्योंकि इंसान के पास एक इमोशनल फैक्टर है, एक कल्चरल फैक्टर है, एक वैल्यू सिस्टम है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में, रियल स्पेस में इंसान ऐसा रोबोट की तरह बिहेव नहीं करता। यही कहना था बिहेवियरलिस्ट का। तो बिहेवियरलिज्म कौन सा इज्म है, कौन सा वे ऑफ लाइफ है, कौन सा वे ऑफ थिंकिंग है कि बिहेवियर शेप्स योर स्पेस। तो ये चीज को एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट से बताया जाता है। ऑल्टरनेट किसके, ये क्वांटिफिकेशन टेक्निक्स के, पॉजिटिविज्म के ऑल्टरनेट ये व्यू पॉइंट आया कि इंसान को ना इन्वायरमेंट को देख के एक क्या इमेज फॉर्म होता है दिमाग में, और वो इमेज उसके बिहेवियर को रेगुलेट करता है, और फिर उसका बिहेवियर वापस उस एनवायरनमेंट के ऊपर असर डालता है। ये एक पूरा सिस्टम है, इसको समझना जरूरी है अगर आप किसी फिनोमेना को समझना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। तो इसी को बिहेवियरलिस्ट्स ने प्रमोट किया। अब ये बात बिहेवियर की जब आती है तो आपको ये बड़ा क्लोज एफिनिटी टू साइकोलॉजी नजर आएगा ये थोड़ा, राइट। अब साइकोलॉजी तो एक कंप्लीट पूरा साइंस है। अब साइकोलॉजिस्ट्स और बिहेवियरलिस्ट्स के बीच में थोड़ा सा ये अब फाइट आपको नजर आएगा कि ये काम किसको करना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे कि हुआ क्या, लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे। और जब मैं लोग बोल रहा हूं तो जोग्राफर्स, किस चीज से, जो मॉडल्स एंड थियरीज बन रही थी 1960 में, जो पॉजिटिविस्ट बना रहे थे, लोकेशनल एनालिसिस, इकोनॉमिक रैशनैलिटी और इस सब के आधार पे, उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफिक रियलिटी जो है इंसान का और उसके सराउंडिंग का, उसके लिंकेजेस का डिस्क्रिप्शन बहुत कमजोर सा था, राइट। इंसान को एक पैसिव बीइंग की तरह, रैशनल ऑब्जेक्टिव पैसिव ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो ये बहुत खराब रियलिटी को दिखा रहा था, राइट। ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनालिटी फंक्शन और एनवायरनमेंट का जो लिंकेज था वो बहुत क्लियर नहीं था, इससे लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसी टाइम पे जो स्कॉलर्स आते हैं, जैसे एक स्कॉलर है कर्क, इन्होंने पहला बिहेवियरल मॉडल सप्लाई किया, किसमें, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल एनवायरनमेंट।
तो इस मॉडल में ये क्या बताते हैं, ये असर्ट करते हैं कि इन स्पेस एंड टाइम सेम इंफॉर्मेशन, माइंड यू कौन सा इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन वुड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, एक ही बात का मीनिंग बदल जाएगा अगर कॉन्टेक्स्ट बदल जाए, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एथनिक बैकग्राउंड बदल जाए, और लिविंग इन सिमिलर ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट भी लोग हों, तो भी एक ही चीज का मीनिंग बदल सकता है कॉन्टेक्स्ट के आधार पे। यानी यहीं पे बात आ गई सब्जेक्टिव रियलिटी की। ऑब्जेक्टिव रियलिटी था पॉजिटिविज्म। तो हर इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है, हम सारे ही अलग अलग हैं, यूनिक हैं, राइट। और यही चीज जो है वो हमारा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है रिसोर्स और स्पेस और एनवायरनमेंट के लिंकेज को। तो कर्क ने ये मॉडल में बताया। फिर जो इकोनॉमिक मैन का आइडिया था, जो कि प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइजर होता है इकोनॉमिक मैन, राइट। इकोनॉमिक मैन कौन है, जिसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तभी वो खुश होगा, ठीक है, उसका एक ही टारगेट है लाइफ जीने का। तो वो कॉन्सेप्ट पॉजिटिविज्म का है दिया हुआ। आपको बहुत मैकेनिकल, बहुत रोबोटिक साउंड कर रहा होगा ये बात, है ना। इसी को सबसे पहले किसने चैलेंज किया, तो एक स्कॉलर है वुलपर्ट। ये क्या है, स्वीडिश स्कॉलर है। इन्होंने क्या किया, जब अपना पेपर लिखा डिसीजन मेकिंग के ऊपर, डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट 1964 में, तो इन्होंने स्वीडिश फार्मर्स को, किसानों को स्टडी किया और देखा कि स्वीडिश फार्मर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत हाई लेबर प्रोडक्टिविटी वाला काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें जब सर्वे किया तो पता लगा कि ये जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, ये सेटिस्फैक्शन के लिए खेती कर रहे हैं। उनको जितने लेवल में सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है उससे ज्यादा की वो उम्मीद करके नहीं कर रहे हैं। और यहीं से ये चैलेंज हो गया कि मैन यानी फार्मर्स वेर नॉट ऑप्टिमाइजर्स, दे वेर सेटिस्फाइजर्स, राइट। तो सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे थे, उनका टारगेट नहीं था कि हम इतना अर्न करना है या मैक्सिमम पैसा क्या होगा। लेकिन उनका आइडिया था कि आप जितना से काम से, जितने से आपको खुशी मिलती है, जितने से सेटिस्फैक्शन मिलता है वो करना। तो यहीं पे चैलेंज हो गया पॉजिटिविस्टिक का आइडियोलॉजी का, राइट। तो ह्यूमन बिहेवियर वाज सीन टू बी प्रोडक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। और इट वाज ह्यूमन टेंडेंसी टू हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। वहां कहा जा रहा है कि इंसान लॉजिकल है, रैशनल है, पॉजिटिव है, राइट। ये सारी बातें, यहां कहा जा रहा है कि इंसान इनकम्प्लीट है। कभी भी कंप्लीशन नहीं होता है इंसान के चॉइसेस में, हमेशा चॉइसेस क्या होंगी, परफेक्ट नहीं होंगी, राइट। यानी स्पेस में हर पॉइंट एक जैसा हो, परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता। यानी इंसान सब ऑप्टिमल चॉइस भी लेता है, कि अगर मेरे पास तीन चार चॉइसेस हैं तो मैं हो सकता है ऑप्टिमल चॉइस ना लूं। कई बार आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो देखेंगे कि जो हाईएस्ट मॉडल होता है वो लोग वो नहीं लेके उससे एक लेवल नीचे का गाड़ी लेते हैं, कि हाईएस्ट मॉडल में ना सिर्फ एक फीचर एक्स्ट्रा दे दिया है और 50,000 रुपए ज्यादा ले रहा है, तो छोड़ो हम उससे एक मॉडल नीचे ले लेते हैं, 50,000 रुपीज का वर्थ नहीं है वो। आई एम श्योर अगर आप गाड़ी वाले होंगे या जानते होंगे अपने आसपास, तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं देता हूं आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कि सब ऑप्टिमल चॉइस लोग कैसे लेते हैं, हाईएस्ट मॉडल नहीं लेके उससे एक मॉडल नीचे ले लेते हैं गाड़ी में, राइट। क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन वहां तक है, राइट। ऑप्टिमाइजेशन अगर बोलो तो फिर टॉप मॉडल ही लोग खरीदेंगे चाहे जो हो जाए। तो ये चीज जो है वो आता है बिहेवियरल में। अब इसमें जो साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है इन ह्यूमन ज्योग्राफी वो आता है पहली बार यहां से, कि ये आपको साइकोलॉजी डिसिप्लिन की चीजें साउंड करेंगे डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे, कि इंसान का बिहेवियर, उसका साइकोलॉजी जो होता है वो इन्वायरमेंट से एक इमेज के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू शेप होता है और वापस उसी इन्वायरमेंट पे असर डालता है वो, राइट। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर बीच में, फिर कल्चर, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक डायग्राम जो है इसके लिए बनाया जाता है। तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है इसमें। और देखिए कि इसको एग्जामिन करने के लिए बिहेवियरल ज्योग्राफी में ह्यूमन परसेप्शन ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के लिए और कौन से लोगों ने काम किया, तो रॉबर्ट केट्स हैं 1962 में, इन्होंने फ्लड प्लेन मैनेजमेंट में इस अप्रोच को यूज किया। तो उन्होंने चार एजम्पशन से काम किया कि मेन रैशनल है डिसीजन मेकिंग के टाइम, मेन चॉइसेस रखते हैं, choices are made on basis of knowledge, information is evaluated to predetermined criteria, ठीक है। अब ये जो है बिहेवियरल ज्योग्राफी, यहां पे जब काम किया इन्होंने तो और भी लोगों ने किया। अब पीटर गुड का काम आता है 1966 में, जिसमें ये मेंटल इमेज, मेंटल मैपिंग की बात करते हैं और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, कि अगर फूड ए और फूड बी आपके घर से एक एक्स डिस्टेंस पे है तो आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्या आप शॉर्टेस्ट पाथ चुनते हैं, क्या आप कन्वीनियंट पाथ चुनते हैं। तो आपका चॉइस किस आधार पे होता है। तो अगर मान लो मुझे यहां से आना है
तो मैं एक रास्ता लेके इधर से सामान खरीदूं, यहां से खरीदूं और वापस ये रास्ता लूं। तो मैं कौन सा रास्ता लूं, कौन सा सामान खरीदने के लिए, ये डिपेंड करेगा मेरे मेंटल इमेज पे, मेरे परसेप्शन पे, और जो चीजें मुझे शेप कर रही है मेरे डिसीजन मेकिंग को उस पे। यानी बिहेवियर जो है वो मेरे रूट को शेप कर रहा है। यानी मेंटल मैप आप कैसे बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, कई बार आप लंबे रास्ते से जाना पसंद करते हो क्योंकि वो रास्ता आपको खुशी देता है। अब इस खुशी का मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो रास्ता लंबा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपको शॉर्ट रास्ता से जाना है, ये है रैशनल। बट आप इरेशनल होते हैं ना कई बार, और इरेशनल होते हैं इसीलिए वो लंबा रास्ता भी तो बना हुआ है। राइट, यानी ग्राउंड पे तो शेप कर रहा है वो सरफेस को। ये बातें पीटर गुड ने बताई। फिर जॉनस्टन ने भी काम किया मेंटल मैप्स के ऊपर, आपको दिखेगा, और इसमें अमेलगमेशन है इंफॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन का। 1970s में आते आते जो डाउन्स का मॉडल है और सेरेनिन का मॉडल है, वाइट का मॉडल है, ये इन्वायरमेंट परसेप्शन और बिहेवियर पे काम आपको देखने को मिलेगा कि कैसे लिंकेज है। अल्टीमेटली बात है डिसीजन की। राइट, तो यहां पे वैल्यू सिस्टम मिलेगा, परसेप्शन की फिल्टर है, रिसेप्टर है, इंफॉर्मेशन है, रियल वर्ल्ड है, बिहेवियर है, और ये है मेन चीज जो है इमेज। कि इससे आपका इमेज बिल्ड होता है, फिर आप डिसीजन लेते हैं, वो रियल स्पेस पे असर डालता है, उससे फर्दर वैल्यू सिस्टम पे वापस असर आता है। ये एक साइक्लिक वे में चलता रहता है चीजें, और मल्टीपल फोल्ड इसके क्या है, एंट्रीज एंड एग्जिट्स हैं। तो प्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको क्या करता है, फिर से वापस थोड़ा पॉजिटिविस्टिक वे में बताने की कोशिश करता है। तो उसने क्या किया, क्वांटिटी और क्वालिटी को मिक्स करने की कोशिश की। राइट, ताकि इसको थोड़ा वैल्यू मिल जाए, थोड़ा लाइक पॉजिटिविस्टिक वैल्यूज। क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ये तो आप बातें कर रहे हो लेकिन इसमें मॉडल में कॉन्क्रीट क्या है, आप कौन सा थियरी बता रहे हो, तो वो बताना मुश्किल था। राइट, परफेक्ट आंसर तो नहीं होता है इसमें। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसमें मैट्रिक्स मॉडल को लेके आए परेड, और कोशिश की कि क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच में जो इंसान डिसीजन लेता है उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बताएं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये सारी बातें हुई बिहेवियरलिज्म में, और इससे ज्योग्राफी में बहुत सारे जो ह्यूमन ज्योग्राफी की टेंडेंसीज है जो आज हम देखते हैं, जिसमें वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट है, फील्ड वर्क जाते हैं तो एथिक्स ऑफ फील्ड वर्क पढ़ते हैं हम। राइट, कि किसी जगह डेटा कलेक्शन जाते हैं तो किस समय जाना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए, आप ग्राउंड पे जब जाते हैं तो कैसा बिहेवियर होना चाहिए। इस तरह की सारी चीजें हम सीखते भी हैं, और हम देखते हैं इसका असर क्या हो रहा है ग्राउंड पे, कि लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा उस जगह का आपको प्लानिंग भी दिखने को मिलता है। राइट, कि रोड बना दिया है लेकिन लोग रोड नहीं यूज करके किसी और तरीके से जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, बिहेवियर कैन ऑल्सो मैनिपुलेट द स्पेस। राइट, तो ये क्रिटिसिज्म भी इसमें आया कि इसमें सिंथेसिस नहीं है, कुछ एम्पिरिकल फाइंडिंग्स नहीं है ढंग के, और ये ज्यादा जो है वो होमो साइकोलॉजिकस लग रहा है, मतलब बेसिकली साइकोलॉजी ड्रिवन ज्यादा लग रहा है, ज्योग्राफी ड्रिवन कम दिख रहा है। तो इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है अब बहुत ज्यादा वाइडली अंडरस्टूड है। बट उस समय पे इसको बहुत ज्यादा वैलिडेशन नहीं मिला। राइट, क्योंकि साइकोलॉजी का डोमिनेंस था, तो साइकोलॉजिस्ट के साथ बिहेवियरल जोग्राफर्स का जो टक्कर था, उसमें कहीं ना कहीं थियरी बिल्डिंग में, मॉडल बिल्डिंग में बिहेवियरल जोग्राफर्स ने ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्क्रीट स्केलिंग और थियरिटिकल काम उस समय नहीं किया। बट ये एक रिवोल्यूशन का काउंटर रिवोल्यूशन था, यानी आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आए, जिससे लोगों को ये पता लगा कि ये जो हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक मैन और रैशनल मैन, ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। तो हमको ज्योग्राफी में मिक्स मेथड यूज करना चाहिए, जो आज हम करते हैं रिसर्च में। कुछ रिसर्चेस अगर प्योर क्वांटिटेटिव है उसको छोड़ के, ज्यादातर रिसर्च ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो कुछ क्वांटिटेटिव डेटा होगा और कुछ क्वालिटेटिव डेटा होगा, दोनों को मिक्स करके हम क्लोज टू रियलिटी जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये बिहेवियरलिज्म नहीं होता ज्योग्राफी में, तो एक पोर्शन हमेशा, ह्यूमन वाला पोर्शन हमेशा थोड़ा कमजोर होता, थोड़ा मिसिंग होता। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बिहेवियरलिज्म जो है ज्योग्राफी में और उसका जो इम्पैक्ट है वो समझ आया होगा। और प्लीज एक कमेंट जरूर करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और लाइक जरूर प्रेस करिए, लोगों तक वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैंने वेबसाइट्स बताई शुरू में वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर, बेस्ट विशेस, एंजॉय।